हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले लंबे समय से हमारी क्लासेज लगातार जारी हैं और इस दौरान हमने हमारी एक किताब समकालीन भारत यानी भूगोल का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। समकालीन भारत यानी भूगोल, जिसमें 7 लेसन थे और बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक अनुमानतः हम ये कह सकते हैं कि वो किताब 20 नंबर की थी, 20 मार्क्स की, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन लगभग जो आने की उम्मीद रहती है वो 2 अंक के होते हैं। यानी 2-2 अंक के छोटे क्वेश्चन थे जिनकी हम चर्चा कर चुके थे, विस्तार से उनका अध्ययन कर चुके थे। इसी सफर के दौरान अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज हम हमारी दूसरी पुस्तक आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। वैसे देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान विषय में कई विषय शामिल किए जाते हैं, जिनमें भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, ऐसे तमाम विषय हैं जो भूगोल विषय सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत शामिल होते हैं। लेकिन जहां 10वीं क्लास तक के लेवल की बात आती है तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के तहत यहां 4 विषयों को सम्मिलित किया जाता है: भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान। जहां भूगोल का हम अध्ययन कर चुके हैं, आज अर्थशास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। नाम के अकॉर्डिंग ही सबसे पहले बुक के बारे में थोड़ा सुन लें, सब्जेक्ट के प्रति जानकारी प्राप्त कर लें। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र जिसमें अर्थ का अध्ययन हो। अर्थ मतलब धन, मतलब पूंजी, रुपया, मुद्रा, ये सभी चीजें हमारे समाज की, परिवार की, देश की व्यवस्थाओं को संचालित करने में अपनी भूमिका निभाती है। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं, आज जितनी भी व्यवस्थाएं जन्म ले रही हैं, समाज 2 वर्गों में बंटता चला जा रहा है। अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली जा रही है। ये सभी तत्व, ये सभी कार्य जो निर्धारित होते हैं वो अर्थ के माध्यम से होते हैं। यानी रुपया, यानी धन, यानी पैसा, मुद्रा ही वो एक महत्वपूर्ण कारक है जो परिवार की, समाज की, देश की और संपूर्ण विश्व की व्यवस्थाओं को बनाने का कार्य करता है। तो अर्थ के माध्यम से निर्मित होने वाली व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इस अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो पहला अध्याय आता है उसका नाम आप देख सकते हैं, विकास। आज हम विकास के बारे में ही चर्चा करेंगे विस्तार से कि विकास होता क्या है, कैसे होता है, क्या इसके लक्ष्य हैं, क्या ये वादा करता है और अन्य तत्वों की जानकारी जो इस विकास से संबंधित है। तो आइए शुरुआत करते हैं विकास के बारे में। विकास, जिसका पर्याय अगर देखा जाए तो उन्नति, प्रगति, तरक्की और वृद्धि से लगाया जाता है। यानी मानव अपनी वर्तमान अवस्थाओं को छोड़कर जब नवीन अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है तो उसे विकास कहा जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो वृद्धि और विकास दोनों को एक मान लिया जाता है।
लेकिन वृद्धि और विकास में जमीन आसमान का अंतर है। वृद्धि जहां सीमित रूप में होती है, जबकि विकास अनवरत, लगातार, निरंतर होता है। जहां वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि एक मात्रात्मक परिणाम है, तो विकास एक गुणात्मक परिणाम है। क्या है इन चीजों का मतलब? शब्द तो हमने सुन लिए, लेकिन इनका मतलब क्या है जरा जाने। वृद्धि एक सीमित अवस्था तक होने वाली प्रक्रिया। एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से पहले हम समझें कि एक बालक, एक शिशु का जन्म हुआ। उस शिशु का आकार छोटा सा, फुट, सवा फुट का एक छोटा सा शिशु, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ रहा है। वो शिशु छोटे से इस तरह बड़ा होता जा रहा है या इस तरह बड़ा होता जा रहा है। 1 फुट से वो 2 फुट का होगा, 3 फुट, 4 फुट, 5, 6, 7, 8, इससे अधिक तो नहीं। कोई महामानव के रूप में, दानव के रूप में, विशालकाय आकार के रूप में उसकी बॉडी का विस्तार हुआ तो ये मान सकते हैं 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट। लेकिन एक लिमिट होगी, एक सीमा होगी जहां पर व्यक्ति की वृद्धि होना रुक जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि साल दर साल वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हर एक साल 1 फुट का विकास हो रहा है और 50 साल का हो गया तो उसकी लंबाई 50 फुट हो गई और अब भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और एक मंजिल को तोड़ दिया उसने, लंबाई बढ़ते बढ़ते दूसरी मंजिल तक पहुंच गया और अब भी बढ़े जा रहा है और बादलों तक उसकी लंबाई पहुंच गई, लेकिन उसके रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा। ऐसा नहीं है। वृद्धि एक सीमित अवस्था तक होती है। या एक व्यक्ति की हेल्थ बढ़ रही है, उसका फैट बढ़ रहा है, वो मोटा होता जा रहा है, हो रहा है, हो रहा है और हो रहा है। क्या ऐसा थोड़ी है कि वो इतना मोटा होता जा रहा है कि एक दीवार को तोड़ दिया रूम की और दूसरी दीवार को भी तोड़ डाला, लेकिन अब भी उसके मोटे होने का जो क्रम है वो रुक नहीं रहा है। हेल्थ उसकी लगातार बढ़ती चली जा रही है और हेल्थ इतनी बढ़ गई कि अब वो अपने रूम में, अपने मकान में ही नहीं आ रहा है और वो पड़ोसियों के मकान में घुसा जा रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वृद्धि एक सीमित है, एक लिमिटेड एरिया तक ही होगी। उसके बाद वृद्धि होना रुक जाएगी। वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि वृद्धि मात्रात्मक है, इसकी मात्राओं को मापा जा सकता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये मापी जा सकती है। लेकिन विकास की यदि हम बात करें तो विकास अनवरत होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह उस समय भी हो सकता है, मानव का विकास, जब मानव अंतिम मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है। हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब व्यक्ति जिंदगी भर ढूंढता रहा हो, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। यहां सवाल का मतलब वो नहीं कि मैथ का या इंग्लिश का कोई सवाल कि साइन कॉस टेन का कोई मीन्स, मतलब जिंदगी के दौर से जब वो गुजर रहा था तो उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जो उसके परेशान कर गई और वो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं मिल पा रहा। लेकिन अचानक से जब वो अंतिम मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, अचानक कुछ ऐसी घटना घटित हो गई कि उसे पूरे जीवन का सार उसी समय मिल गया। तो ये क्या हुआ? विकास हुआ। यानी व्यक्ति जब अपनी वर्तमान अवस्थाओं को छोड़कर किसी नवीन अवस्था की तरफ जाता है तो उसे विकास कहते हैं। यह एक गुणात्मक परिणाम है, इसे मापा नहीं जा सकता। आज आपने अब तक 10वीं क्लास तक आते आते कितनी जानकारी प्राप्त की, क्या इसे मापा जा सकता है? कि कोई ऐसा माप, कोई ऐसी इकाई
कि आपने 10 साल के अंतर्गत 2 किलो ज्ञान प्राप्त किया, या 10 साल में 5 फुट नॉलेज प्राप्त की। ऐसा नहीं है। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसे मापा नहीं जा सकता, क्योंकि यह आपका विकास हुआ है। आप वर्तमान अवस्थाओं को छोड़कर नवीन अवस्था की तरफ जब जा रहे हैं तो उसे विकास कहा जाता है। अब ये वर्तमान अवस्थाएं किसी भी रूप में, मैं सिर्फ एक शब्द को समझाने का प्रयास कर रहा हूं इतने समय में। कारण है कि लेसन जो डिपेंड करता है वो इसी पर करता है पूरी चीजें, क्योंकि लेसन का नाम ही यही है। इसलिए इस एक शब्द को हमें समझना बेहतर जरूरी है। तो बात आती है कि मानव अपनी वर्तमान अवस्थाओं को छोड़कर, अब वो वर्तमान अवस्थाएं कोई सी भी हो सकती हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, कोई सी भी। व्यक्ति जब अपनी अवस्थाओं को छोड़ता है तो वो विकास है। लेकिन सबसे विशेष बात है विकास की, कि विकास जो होगा वो हमेशा आगे की तरफ होगा। विकास कभी भी पीछे की तरफ नहीं है। विकास हमेशा सकारात्मक होगा, विकास हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो वो विकास नहीं अपितु विनाश है। या विनाश का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बर्बाद हो जाना, या विनाश का मतलब है हानि होना। आज मैं इस जगह पर खड़ा हूं, मैंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है तो ये विकास है। लेकिन अब मेरा जो अगला कदम होगा वो आगे की तरफ ही होगा। अगर पीछे की तरफ होता है तो इसे विकास नहीं कहा जाएगा। यानी जब व्यक्ति, आप अब समझ लीजिए इस परिभाषा को, कि जब व्यक्ति अपनी वर्तमान अवस्थाओं को छोड़कर नवीन अवस्था की तरफ जाता है तो यह विकास है। और विकास हमेशा आगे की तरफ ही होता है, अर्थात सकारात्मक परिवर्तन होता है। यह अनवरत होता है, निरंतर होता है, लगातार होता है। यह एक गुणात्मक माप है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो अब उम्मीद करता हूं कि इस विकास के बारे में आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। तो अगर ध्यान दें, जब भी वृद्धि और विकास की बात आए तो वृद्धि एक अलग वर्ड है, विकास एक अलग है। विकास के 2 लक्ष्य हैं। विकास 2 वादे करता है। विकास का पहला वादा, एक का विकास तो दूसरे का विनाश। मैं फिर कह देता हूं, यहां विनाश से आशय सब कुछ बर्बाद होने से नहीं है। यहां विनाश से आशय हानि से है, या विनाश से आशय नुकसान से है, या जहां विकास से आशय लाभ से है तो विनाश का आशय हानि से। यानी यदि किसी एक को लाभ मिल रहा है तो दूसरे को हानि मिलना निश्चित है, बशर्ते 2 व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। 2 व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत किसी भी रूप में, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पद के आधार पर, लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, किसी भी आधार पर यदि 2 व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत हैं और अगर एक को लाभ है तो दूसरे को हानि होना निश्चित है। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो एक उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों की यह मांग है कि उद्योगपति यानी मालिक उनके वेतन में वृद्धि कर दे। क्योंकि ध्यान रखें, एक मजदूर की हमेशा से सिर्फ एक मांग होती है, एक डिमांड होती है, एक इच्छा होती है कि उसे जो वेतन मिल रहा है वो संपूर्ण वेतन मिले, सही समय पर मिले। मजदूर हमेशा चाहता है कि उसके वेतन में समय समय पर वृद्धि होती रहे। मजदूर कार्य करने में पीछे नहीं हटता अगर उसे वेतन की प्राप्ति बेहतर तरीके से हो।
तो एक मजदूर की, एक उद्योगों में काम करने वाले, और उद्योग में ही नहीं, कहीं पर भी कोई भी मजदूर जो वेतन भोगी है, उसकी सिर्फ एक डिमांड होती है, एक इच्छा होती है कि उसे समय पर वेतन की प्राप्ति हो और उसके वेतन में लगातार वृद्धि भी होती रहे। लेकिन उद्योगपति, मालिक, उसकी एक डिमांड होती है, एक इच्छा होती है कि मजदूर जो वेतन प्राप्त कर रहा है वो कम वेतन प्राप्त करे। यानी मालिक चाहता है कि कम वेतन दे और अधिक काम मिले, लेकिन मजदूर चाहता है कि अधिक वेतन मिले और कम काम मिले। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आप बात समझिए, एक मजदूर, एक मालिक, दोनों विपरीत हैं एक दूसरे से पद के आधार पर। मालिक मालिक है और एक मजदूर मजदूर है, लेकिन दोनों की इच्छाएं, आकांक्षाएं अलग। मालिक चाहेगा मजदूर को कम वेतन देना और ज्यादा कार्य करवाना, मजदूर चाहेगा ज्यादा वेतन लेना और कम काम करना। अब मान लीजिए एक मजदूर की यह डिमांड है कि उसके वेतन में वृद्धि कर दी जाए। एक मजदूर बार बार उद्योगपति से इस बारे में अपनी डिमांड रख रहे हैं कि उनके वेतन में वृद्धि हो, वेतन में वृद्धि हो। आखिरकार उद्योगपति ने यह बात मान ली और मजदूरों के वेतन में वृद्धि कर दी। अब जब उद्योगपति मजदूरों के वेतन में वृद्धि करता है तो आप बताइए किसका विकास होगा, किसका लाभ होगा? स्वाभाविक है मजदूरों का। लेकिन नुकसान किसको होगा? मालिक को। एग्जाम्पल के रूप में वर्तमान में किसी मजदूर का वेतन 100 रुपए है और मजदूर चाहता है कि इस वेतन को बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया जाए। मालिक ने यह बात मान ली तो मजदूर को तो प्रॉफिट हो गया, सीधे सीधे राशि डबल। लेकिन मालिक को लॉस हुआ या नहीं? क्योंकि जहां पहले मालिक को 100 रुपए देने पड़ रहे थे, अब मालिक को 200 रुपए देने पड़ रहे हैं। हालांकि मालिक भी कम नहीं होगा, उद्योगपति भी कम नहीं, वो मजदूर से उससे ज्यादा कार्य करवा लेगा। लेकिन यहां देखा जाए तो सामान्य दृष्टि में लाभ किसको हुआ? मजदूर को। लॉस किसको हुआ? उद्योगपति को। और यदि उद्योगपति इस डिमांड को नहीं मानता है तो फिर लॉस किसका है? मजदूर का। प्रॉफिट किसका है? मालिक का। बात क्या हो गई? बात यही है, एक का विकास तो दूसरे का विनाश, एक को लाभ तो दूसरे को हानि। पुस्तक में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक लड़की घर के सारे कार्य करती है, लेकिन लड़का घर के कोई काम नहीं करता। एक परिवार में 2 भाई बहन हैं। बहन घर के सारे कार्य करती है, बर्तन साफ करना, रोटी बनाना, झाड़ू पोंछा, कपड़े वगैरह जो भी एक घर के 4 दीवारी में रहकर कार्य किए जाते हैं वो बहन कर रही है। लेकिन भाई सुबह उठता है, नाश्ता वगैरह करता है, खेलने निकल जाता है, 4-5 घंटे आता है खेल के, फिर आता है घर पर, खाता है, पीता है, कुछ देर रुकता है, फिर निकल जाता है खेलने के लिए, फिर शाम को थोड़ी देर के लिए आता है, फिर खेलता है, रात को आता है, खाता है और सो जाता है। यानी भाई की जिंदगी निकल रही है आराम से और बहन बेचारी घर के कार्यों में पिसी चली जा रही है। बहन ने पिताजी से डिमांड रखी कि पापा घर के सारे कार्य मैं ही करती हूं, भैया घर के कोई काम नहीं करता, भैया पूरे दिन भर बाहर घूमता रहता है, खाता है, पीता और मस्त रहता है और मैं घर के कार्यों में पिसी चली जा रही हूं, मुझे मेरी जिंदगी जीने का भी समय नहीं मिल रहा है। पिताजी ने सोचा कि बेटी सही कह रही है। पिताजी ने फरमान सुना दिया कि आज से भाई भी घर के कार्यों में सहयोग करेगा। अगर बहन खाना बनाती है तो भाई बर्तन साफ करेगा, बहन कपड़े धोती है तो भाई कपड़े सुखाएगा, बहन पोछा लगाती है तो भाई झाड़ू लगाएगा। इस तरह से कार्य डिवाइड कर दिए गए। अब आप बताइए किसका विकास और किसका विनाश? यहां विकास हुआ बहन का, प्रॉफिट हुआ बहन को, क्योंकि अब उसके कार्यों का हिस्सा हो गया, बंटवारा हो गया। अब बहन को भी अपनी जिंदगी जीने का एक अवसर मिल सकेगा। वहीं नुकसान हुआ भाई को, जो आजाद परिंदे की तरह कभी घूमा करता था। अब उसके पैरों में भी बेड़ियां डाल दी गई।
अब उसको भी घर के कार्यों में सहयोग करना पड़ रहा है। तो हुआ ना एक का विकास तो दूसरे का विनाश, क्योंकि यहां दोनों ही लिंग के आधार पर एक दूसरे के विपरीत है। मैंने कहा था कि एक का विकास तो दूसरे का विनाश, दो व्यक्ति होने चाहिए और दोनों व्यक्ति एक दूसरे से लिंग के आधार पर, जाति, पद, आयु, धर्म, किसी भी आधार पर एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। तो विकास का वादा, एक का विकास तो दूसरे का विनाश। हम करेंगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चाएं आगामी टॉपिक्स में, आगामी क्लास में। लेकिन आज हमने सिर्फ एक विकास शब्द के बारे में समझा, इसकी विस्तार से चर्चा और करते रहेंगे इस लेसन में। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।